हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज का ये वीडियो सामान्य ज्ञान का वीडियो है जो कि एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चनों पे आधारित है। 2016-17 की एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड होने वाले हैं और हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में ही मैं सॉल्व करवा दूंगा और इससे आपको तैयारी का किस स्तर की तैयारी आपने अभी तक की है उसकी भी जांच आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठिए, 1 से 50 तक के नंबर लिख लीजिए उस पर। और जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, पॉज करिए उसको वीडियो को और खुद से पहले उसका ऑप्शन लिख लीजिए ABCD। और यदि सही रहता है तो सही देना, गलत रहेगा तो गलत। लास्ट में नंबर काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप इससे खुद का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन 2016-17 में पूछे गए थे, तो हो सकता है कि इसी टाइप का, इसी लेवल का एग्ज़ाम इस बार भी हो, ठीक है। इससे भी कठिन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ये भी देखते हुए चलना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब आज का ये वीडियो आपको जैसा भी लगे तो लाइक करना हो तो करिए, नहीं करना हो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना हो मत करिए, लेकिन ये पूरा वीडियो अच्छे से देख के जाना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये हमें बताना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, ये भी कोई विशेषता नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। स्थानीय परिवहन प्रणाली, ये भी कोई विशेषता नहीं थी। प्रशासनिक प्रणाली, ऐसी कोई हमने चीज़ें नहीं पढ़ी है। लेकिन ईंट के बने भवन, जी बिल्कुल, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है एक प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? क्या ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्या लोहयुगीन सभ्यता है, अक्षयुगीन है या कांस्ययुगीन है? तो आपने पढ़ा होगा कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। और कांसा कैसे बनता है? तो यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है, तांबे प्लस टीन का जो मिश्रण होता है उससे बनता है कांसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की, विष्णु की, कबूतर की या स्वास्तिक की? तो हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु की पूजा का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है कि हड़प्पा के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धोलावीरा, यह आपने सिंधु घाटी सभ्यता में ही पढ़ा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है धोलावीरा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध तीर्थ स्थल दात का मंदिर यह कहां पर स्थित है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यह श्रीलंका में स्थित है। कहां पर स्थित है दात का मंदिर? श्रीलंका में स्थित है। यह एनटीपीसी 19/1/2017 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए याद रखना है आपको अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप यह कहां पर है? तो धम्मेक स्तूप, यह भी आपने पढ़ रखा होगा, धम्मेक स्तूप यह सारनाथ में स्थित है। कहां पर स्थित है धम्मेक स्तूप? तो यह सारनाथ में स्थित है धम्मेक स्तूप। और यहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। धम्मेक स्तूप वहां पर बनाया गया है जहां पर पहला उपदेश दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने, ठीक है। सारनाथ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ है बलिदान। क्या अर्थ है यजुर्वेद में यजुर का? बलिदान अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? क्या यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो बीमारियों का उपचार यह अथर्ववेद में दिया गया है। किस वेद में दिया है बीमारियों का उपचार? अथर्ववेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते सारनाथ में बनाया था अशोक के द्वारा, उनके उस स्तंभ से
सत्यमेव जयते का चिन्ह लिया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को जाना जाता था कौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था अवध को। और जो वर्तमान में फैजाबाद यूपी है, फैजाबाद यूपी जो है वह पुराना कौशल था और उसको ही अवध क्षेत्र के नाम से हम जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा आपको जैन धर्म में भी मिलेंगी और बौद्ध धर्म में भी मिलेंगी। दोनों धर्मों में त्रिरत्न की अवधारणा उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का कुरान बिल्कुल सही है ये। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब ये भी सही है। ईसाई धर्म का बाइबल, लेकिन जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता, ये हिंदू धर्म का उपनिषद होता है। और जैन धर्म का क्या होता है? जैन धर्म का होता है आगम। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तिका है, उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये असंगत है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो यह आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताए और जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। सीट ऑफ दी होली बुद्ध यह कहा जाता है धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। धमेक स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन एक धर्म है भारत का, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो धर्म है यह पारसी धर्म है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। जोरोआस्ट्रियन यह एक पारसी धर्म है और यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ कौन सा धर्म है? तो पारसी धर्म जुड़ा हुआ है जैद अवस्था के साथ। आपको याद रखना है ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना है कि जो तोरा है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदियों की धर्म भाषा है इब्रानी, या जिसको हिब्रू भी कहा जाता है। और इसमें एक धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है तनख धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसे तोरा भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपको याद रखना है, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। 269 ईसा पूर्व में वह गद्दी पे बैठे थे। 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे थे। और अशोक का एक युद्ध याद रखना है आपको, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो याद रखना है, महान सम्राट अशोक यह मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम आपको पता होगा, विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट आपको याद रखना है, बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। और बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश को समाप्त करने वाला वंश था शुंग वंश। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय यह चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक पूछता तो श्रीगुप्त उसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन उसने पूछा वास्तविक संस्थापक तो वह चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए श्रीगुप्त ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और वास्तविक संस्थापक वैसे है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंबिसार गुप्त, राजराजा चोल या कनिष्क कुषाण। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, बिल्कुल सही है। बिंबिसार गुप्त वंश के थे, यह एक गलत है। राजराजा चोल वंश के थे, ये भी सही है। और कनिष्क कुषाण वंश के थे, ये भी सही है। लेकिन जो बिंबिसार है यह हर्यक वंश के थे, यह गुप्त वंश के नहीं थे, यह हर्यक वंश के थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था और यह चीनी यात्री था। गुप्त काल में राजा भी पूछ सकता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था राजा, जिसके कार्यकाल में फाहियान चीनी यात्री आया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान राजा करिकाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? करिकाल को माना जाता है। इन्होंने वन्नी के युद्ध में पांड्य और चेर को हराया था। वन्नी के युद्ध में पांड्य और चेर को हराया था करिकाल ने, इसलिए सबसे महान राजा माने जाते हैं चोल राजाओं में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखते थे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन थे पल्लव राजा जो कि संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। महेंद्र वर्मन का एक आपको ग्रंथ भी आपको याद रखना है, एक रचना याद रखना है, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन इनकी ये रचना थी, इनका ये ग्रंथ था महेंद्र वर्मन का। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका आंसर आएगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। यह एक चालुक्य राजा थे और नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था 612 ईस्वी में। 612 ईस्वी में दोनों का युद्ध हुआ था, उसमें हर्षवर्धन पराजित हुए थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक पूछा है, तो राजेंद्र चोल द्वितीय यह चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राज ने। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। इनकी प्रथम विजय जो थी वो केरल राज्य पे थी और अंतिम विजय थी वह मालदीव पे थी। तो आपको ये भी याद रखना है, राज राजा ने प्रथम विजय केरल से स्टार्ट किया था, अंतिम विजय मालदीव पर पाई थी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तो ये दक्षिण भारत के शासक थे, तो दक्षिण भारत के ही राज्य होंगे। तो तमिलनाडु और केरल, ए नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तमिलनाडु और केरल पे प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने शासन किया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस भारतीय राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो पांड्य, सातवाहन और पल्लव ये तीनों ही दक्षिण भारत से संबंधित है, लेकिन जो पाल राजवंश है यह बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी गोपाल पाल के द्वारा। गोपाल पाल ने बंगाल में इसकी स्थापना की थी, तो यह पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो यह रचित मानी जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है पंचतंत्र दंत कथाएं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच सिद्धांतिका
वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है इनमें से? तो इनमें से पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत, ये तीनों लिखा था वराहमिहिर ने। किसने लिखा था? वराहमिहिर ने लिखा था, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुक्कुरल, यह प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था तिरुवल्लुवर ने। किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने लिखा था तिरुक्कुरल प्रसिद्ध ग्रंथ, और यह ग्रंथ तमिल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आपको याद रखना है, यह आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी के रूप में इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन मिलता है? तो ये जो राजतरंगिणी बुक है, यह पहले तो आपको याद होना चाहिए कि यह कल्हन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हन के द्वारा रचित ये बुक है, कल्हन के द्वारा। और कश्मीर के राजाओं का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है, और कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, उसको बसाया था अशोक ने। अशोक ने बसाया था श्रीनगर को, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति, जिसे भारतीय कानून दस्तावेज भी कहा जाता है, इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये भी याद रखना है, मनुस्मृति को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा तिरुक्कुरल। यह तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रत्नावली की बात करें तो इसको हर्षवर्धन ने लिखा था। मेघदूत की बात करें तो इसको कालिदास ने लिखा था। राजतरंगिणी, इसे लिखा गया था कल्हन ने, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। और ये तीनों ही ग्रंथ यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, लेकिन तिरुक्कुरल यह तमिल भाषा में लिखित ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो आपने भास्कराचार्य का नाम सुना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, भास्कर। भास्कराचार्य यह एक भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन पुस्तक के बारे में पूछा है, तो लीलावती इसका करेक्ट आंसर आएगा। लीलावती मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है जो गणित विषय पर लिखित थी। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? तो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखित ये पुस्तक थी, मध्ययुगीन काल में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज वुलर ने। जॉर्ज वुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मनुस्मृति वैसे संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज वुलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो ये भी आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता गुफा की चित्रकला। ठीक है, किस धर्म का प्रमाण है? तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता गुफा की चित्रकला। अजंता की जो गुफाएं है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। 1983 में यह शामिल हुई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहां पर स्थित है? तो यह भी स्थिति वाला क्वेश्चन है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पिछले में राज्य पूछा था, अब वो जगह पूछी है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है, वहां पर स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? तो यह 2री सदी की गुफाएं है, तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2री सदी की गुफाएं है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, यूरोपीय नाविकों के द्वारा पूछा गया है कोणार्क मंदिर ब्लैक पगोड़ा की यूरोपीय नागरिक किसे कहते थे? तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क मंदिर को कहते थे। कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर है जो कि 10 रुपए के नोट पे भी मिलेगा आपको, ठीक है। और नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था जो कि गंग वंश के राजा थे। नरसिंह देव प्रथम, ये राजा का नाम भी याद रखना है आपको, नरसिंह देव प्रथम, और यह गंग वंश के राजा थे, ठीक है। ये था आपका आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को किया है, एनटीपीसी में आए हुए 50 क्वेश्चनों को। ये आपके इस बार के एनटीपीसी में भी काम दे सकते हैं और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे सीरीज का पहला लेक्चर था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो पहला वीडियो था। इसी प्रकार के वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेंगे, तो आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो सभी देख के जाइए, ठीक है। और इस वीडियो से एनालिसिस भी करते चलना है कि आपकी जो तैयारी हुई है वो किस स्तर की हुई है। एनटीपीसी का जो लेवल है इस वीडियो में आपको दिख गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे, तो अब तो 2020 का समय है, ठीक है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।